हेलो एवरीवन। वेलकम टू वर्दी वर्दी। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 जो है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और आपको जैसा पता है कि ज्योग्राफी का अगर आप बेसिक क्लियर करेंगे तो ही आप जो क्लास 11 की ज्योग्राफी है वो आप कवर कर पाएंगे। क्लास 11 में लगभग 90% क्वेश्चंस क्लास 11 की एनसीईआरटी से आते हैं, लेकिन वो बुक समझने में थोड़ी डिफिकल्ट है। वो इसलिए क्योंकि आप बेसिक्स में ध्यान नहीं देते। अगर आप जो सीरीज चल रही है डेली वाली, इसको आप डेली फॉलो करेंगे तो आपको बेसिक्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और ये मेरा मानना है कि जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी सेट करती है अलग अलग एग्जाम में, भले ही वो सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, एनडीए हो या सिविल सर्विस हो, सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सब में आपके बेसिक ज्योग्राफी क्वेश्चन आते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। तो चैप्टर 5 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा 7th 8th 9th 10th भी लेंगे। वो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम लोग बिल्कुल सीरीज कंटिन्यू करेंगे। टुडे द चैप्टर रिलेट्स टू मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आपने जैसे पहले चैप्टर में पढ़ा है कि अर्थ इज़ द ओनली नोन हैबिटेबल प्लैनेट जिसमें कि लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि इसमें ज़मीन, पानी और एयर तीनों मिलते हैं। जो अर्थ की सतह है, द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन, एक कॉम्प्लेक्स जोन है जिसमें तीन जो मेन कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? जमीन, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि लैंड जितना भी है वो आपका लिथोस्फीयर है। उसके बाद द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। जितनी भी गैसेस हैं अर्थ में, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इसके बाद द वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। तीनों जो है वो है हाइड्रोस्फीयर। तीसरा जो है हाइड्रोस्फीयर है। पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा एटमॉस्फेयर, तीसरा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में आपका ओशियंस, लेक, आइस, ग्लेशियर्स, ये सब आ जाते हैं, जितना भी पानी से रिलेटेड। तो अब एक ऐसी एरिया है, ऐसा एरिया जहाँ पे कोई ये तीनों चीज़ें मिलते हैं, एटमॉस्फेयर भी, हाइड्रोस्फेयर भी और लिथोस्फेयर भी। तो इसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। जहाँ तीनों चीज़ मिलती हैं, जहाँ लाइफ पॉसिबल है, ये बायोस्फेयर है। अगर आप ज्योग्राफी में देखेंगे, आपसे पूछते हैं कि जैसे ये एक शॉर्ट फॉर्म है SPM, जो कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आर्गन, ये सब कभी शॉर्ट फॉर्म ये आपसे पूछ लेगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप बताइए कि कौन सबसे ज़्यादा किसके पास है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है अर्थ में, जैसे ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है। ऐसे ही एक शॉर्ट फॉर्म है नोवाक, NHKXH। अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म बना रखा है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप बेसिक्स पढ़ेंगे। आप ये बेसिक पढ़ लीजिए और 11th क्लास में ये शॉर्ट फॉर्म आप याद करेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म है। तो अभी आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स आप जितना बता रहा हूँ आप उतना समझिए, और आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा इसका। तो जैसे मैंने बताया, बायोस्फीयर एक ऐसी बीच की नैरो जोन है जहाँ पर को लैंड, वाटर, एयर तीनों मिलते हैं और यहाँ पर को लाइफ पॉसिबल है। लिथोस्फीयर हम अगर डीप डीप में पढ़े, अगर डिटेल्स में पढ़ते हैं, तो डिटेल में ये है कि द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, है कि जो जमीन है, लैंड, इज लिथोस्फीयर। इट कंप्राइजेस ऑफ द रॉक्स ऑफ द अर्थ's crust एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। पत्थर और उसके ऊपर की पतली जमीन लिथोस्फीयर है। थ्री देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। The large land masses are known as continents and the huge water bodies are called the ocean basins। ये आपको पता होगा कि अर्थ का सरफेस दो भागों में बटा है, जमीन और पानी। सिंपल आप समझना है, इतना डीप में नहीं जाना आपको। तो कॉन्टिनेंट होते हैं जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये सब होते हैं कॉन्टिनेंट्स। और ओशन बेसिन हो गए, जैसे कि ओशंस हो गए, जहाँ हमारे ओशंस है, इंडियन ओशन हो गए, और सदर्न ओशन, अंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ये सब चीज़ें। इसके अलावा ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड, ये सब कनेक्ट होते हैं, आगे हम देखेंगे। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज जीरो। आप सबको पता होगा कि लेट से ये समुद्र है और यहाँ पर को माउंटेन है। तो अगर हमको इसकी हाइट नापनी है कि कितना मीटर है या फिर कितना सेंटीमीटर है, तो हम इसको सी लेवल से नापते हैं। सी लेवल ये होता है जीरो, यहाँ से ऊपर हम किसी भी चीज़ को नापते हैं। जैसे आप बोल सकते हो कि इफ़ यू लिव इन नागपुर, तो नागपुर का जो एलिवेशन है सी लेवल से कितना ऊपर है, उसके हिसाब से हम नागपुर की हाइट बता सकते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे पूछते हैं, जैसे कि मैं जब इंटरव्यू में गया था SSB के कॉन्फ्रेंस, और जब मैं हुआ था तो मुझसे पूछा कि अक्षय प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द हाइट ऑफ पिथौरागढ़, मतलब कितना एलिवेशन है उसका। तो मैंने सी लेवल से बताया था, मैंने बोला कि सर इट इज़ दिस मच मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। और उसने पूछा जब कि सी लेवल क्यों, क्योंकि मैंने बताया बिकॉज द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज जीरो, क्योंकि जीरो है ना, यहीं से ऊपर को स्टार्ट होता है। तो बेसिक ये है कि पानी से ऊपर हम नापते हैं, जिससे कि आसानी पड़े समझने में। इसके बाद नेक्स्ट,
ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके अलावा ओशंस हमारे हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन। 5 हमारे ओशंस हैं। तो द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स अबव सी लेवल। ये भी देखिए, हमने माउंट एवरेस्ट को नापा तो सी लेवल से ही नापा है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ, यानी कि सबसे, ये बोल रहा है कि सबसे ऊंची चीज जो है पृथ्वी में, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट है 8848 मीटर्स। ठीक है, ये सी लेवल से नाप रखा है। इसके बाद जो ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड इन मेरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन। सी डी एस 2020 में ये क्वेश्चन आ रखा था कि जो सबसे डीपेस्ट चीज़ है, जगह है अर्थ में, वो कौन सी है। द आंसर वॉज मरियाना ट्रेंच। आप लोग ढूंढते रह जाएंगे कहाँ है कहाँ है, ल्यूसेंट में है, ये है वो है, लेकिन बेसिक एनसीईआरटी क्लास 6 में आंसर इसका है, इसलिए आपको ये मिस नहीं करना है। तो ये पैसिफिक ओशन में है मरियाना ट्रेंच। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मरियाना ट्रेंच कौन से ओशन में है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद कॉन्टिनेंट्स, देर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, दे दीज आर सेपरेटेड बाई लार्ज वाटर बॉडीज। कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। जो अगर आपने मैप ऊपर देखा है तो इसमें सब है, देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, और 7 ये हो गए, 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा सबको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे तो ऐसा है। अच्छा, उससे पहले ये बोलता है कि नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाटर बॉडी है, ऊपर ज़्यादा लैंड है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्स अबाउट वन थर्ड ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा एशिया ही है, लार्जेस्ट। इट कवर्स अबाउट वन थर्ड ऑफ टोटल लैंड ऑफ द अर्थ। पूरे अर्थ की एक तिहाई हिस्सा एशिया में है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आपको पता है कि अर्थ में ये नदर्न हो गया, ये सदर्न हो गया, और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ ईस्ट आएगा और यहाँ वेस्ट आएगा, है ना। तो ऐसा कुछ कि ईस्टर्न यहाँ पर कोई एशिया है। इसके अलावा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। एशिया इज सेपरेटेड यूरोप एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाई यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा कि कौन से माउंटेन्स हैं जो एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं। तो आप सोचते रह जाएंगे कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक एनसीईआरटी में आंसर है इसका, यूरल माउंटेन्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, तो आप बने रहिए इसमें। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप और एशिया को अगर हम मिलाते हैं तो यूरेशिया कहलाया जाता है, इजी। अगला यूरोप है। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, द कॉन्टिनेंट लाइज टू वेस्ट ऑफ एशिया। तो एशिया के वेस्ट में यहाँ पर लगभग यूरोप रहता है। और द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। तो आर्कटिक सर्कल जो है उससे पास होता है। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता था और यहाँ आर्कटिक सर्कल है, ये आपको ध्यान देते रहना है। इसके बाद इट इज बाउंड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। तीनों साइड इसके पानी है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। आपको जब भी ज्योग्राफी पढ़नी है तो उसके साथ मैप भी देखते रहना है। जैसे यहाँ देखिए, यूरोप के तीनों साइड पानी है, एक, दो, 3 साइड पानी है। एशिया और इसको मिला के यूरेशिया बन जाता है। ठीक है, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और ये इसके वेस्ट में है। ये चीज़ बेसिकली रिलेट करते रहिए, आपको याद हमेशा रहेगा। नेक्स्ट, अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। आपको पता है सबसे जो लार्जेस्ट है वो एशिया है, उसके बाद जो आता है अफ्रीका है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो दोनों में, एशिया में नदर्न हेमिस्फीयर में था और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, और आर्कटिक सर्कल था यूरोप में। और अफ्रीका में अगर देखेंगे तो बीच में ये 0 डिग्री, जो 0 डिग्री सर्कल है यानी इक्वेटर है, ये बीच से एकदम काटते हुए जाती है। इसको ये याद रखते रहना, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आगे ही बोलता है अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, लुक एट इट ना, यू विल फाइंड दैट इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। ये क्वेश्चन आ रखा था आपके सीडीएस में। सिंपल क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे कि तीनों चीज पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों चीज पास हो रही है, ये आप ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट, द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। सहारा डेजर्ट ही है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल 3 साइड्स बाई ओशंस एंड सीज। तो तीनों से, अच्छा, ऑन साइड, ऑन ऑल साइड्स, यानी कि चारों साइड से ये घेरा हुआ है पानी से और सी से। आगे बोलता है लुक एट द वर्ल्ड मैप, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, द नाइल रिवर, फ्लोज थ्रू अफ्रीका। नोटिस वेयर द इक्वेटर, अच्छा, ये तीनों चीज़ें तो जो इसमें नाइल रिवर है वो भी यहीं से अफ्रीका से ही पास होती है, ये नाइल रिवर है आपकी। ठीक है, इसके बाद ये बोलता है कि नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका आता है। इट इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। तो यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक चीज़ से जुड़े हैं, उसको बोलते हैं इस्थमस। ये भी एग्जाम में आ रखा था आपका। और ये इस्थमस ऑफ पनामा कहाँ पर है, आपसे पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका और
साउथ अमेरिका के बीच में इस तरह सा बना है, बहुत ईजी है ये। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका अगर अर्थ है तो उसके नदर्न और वेस्टर्न में नॉर्थ अमेरिका लाई करता है। थ्री ओशियंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दिस ओशियंस? तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करें, कौन कौन से ओशियंस हैं नॉर्थ अमेरिका के? एक, ये तीन जगह से अगर है तो आप बताइए। पैसिफिक ओशन भी है, अटलांटिक भी है और आर्कटिक भी है, ये तीनों से सराउंड रहता है हमेशा। नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका, लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका नदर्न में है तो साउथ सदर्न में होगा, इजी चीज़ है। विच टू ओशन सराउंडेड ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट? अब आपको ये बताना है कौन से दो ओशंस हैं। बहुत ईजी है, अगर आप मैप में दोबारा देखेंगे तो पैसिफिक ओशन यहाँ है और सदर्न ओशन यहाँ है, या आर्कटिक ओशन भी यहाँ है। तो आपको ये डिसाइड करना है, मेरे हिसाब से तो अटलांटिक और पैसिफिक इसका आंसर होना चाहिए। ये बोलता है द एंडिस, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंडिस माउंटेन जो है वो नॉर्थ से साउथ तक आते हैं, साउथ अमेरिका में है। ये भी आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछेगा एंडिस माउंटेन्स कहाँ रहते हैं, है ना। उसके अलावा साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजोन। अमेजोन जो दुनिया की सबसे बड़ी लंबी रिवर है, बड़ी रिवर है अमेजोन, वो साउथ अमेरिका में ही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा एशिया है। लाइज एंटायरली इन सदर्न हेमिस्फीयर, तो सदर्न हेमिस्फीयर में पूरा रहता है, अगर ये अर्थ है तो जो नीचे का है यहाँ पर को रहता है सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई ओशन एंड सीज, चारों साइड ये ओशन और सी से घिरा हुआ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। आपको एग्जाम पूछ लेगा विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट, यू मस्ट नो द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे पढ़ना है आपको। अंटार्कटिका कंप्लीटली इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, अंटार्कटिका तो नीचे है ही, आप सब आपने देखा ये मैप में बहुत क्लियर है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये इक्वेटर है, इसके ऊपर नीचे सदर्न, तो अंटार्कटिका तो पूरा ही सदर्न में है। तो इसके अलावा ये कह रहा है it is a huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent. साउथ पोल जो मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर नॉर्थ होता है नीचे साउथ होता है, तो लगभग यहाँ पर को अंटार्कटिका है, उसके बीच में साउथ पोल है, ऐसा बोल रहा है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स। यानी कि जैसे साउथ पोलर रीजन में है, यहाँ बर्फ रहती है, धूप कम रहती है, तो अब यहाँ दिन भर बर्फ की मोटी शीट्स हो जाती हैं हमेशा। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, इंसान यहाँ रह नहीं पाते क्योंकि बर्फ इतनी ज़्यादा रहती है, सिंपल सी चीज़ है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, इंडिया ऑल्सो हैज़ अ रिसर्च स्टेशन हियर। दीज आर नेम्ड मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच टू स्टेशन आर लोकेटेड इन अंटार्कटिका, मतलब विच आर यूज फॉर रिसर्च पर्पसेज, ये वो करके, तो आपको पता होना चाहिए मैत्री और दक्षिण दक्षिण गंगोत्री है। ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम आते हैं हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी से रिलेटेड। ये बोलता है द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। हम आपको पता है कि उसको नीला ग्रह बोलते हैं। मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज लैंड। आपको पता है कि इतना इतना परसेंट पानी, इतना लैंड है, फिर भी हमारे यहाँ पानी की कमी है, क्योंकि हमारे वहाँ जो क्लियर वाटर है ना, क्लीन वाटर, फ्रेश वाटर, वो बहुत कम है इसलिए। Hydrosphere consists of water in all its form, as running water in oceans and rivers and in lakes, ice in glaciers, underground water, and the water vapor in atmosphere, all comprises the water hydrosphere. तो hydrosphere में ये सब आ जाते हैं, रिवर, लेक, आइस, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, जैसे गुफा के अंदर पानी रहता है, वाटर वेपर, सब हाइड्रोस्फीयर में आता है। तो ये बोलता है मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशंस। ओशियन में सबसे ज़्यादा है, ओशियन में। तो उसके अलावा इसका भी एक शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है, OSALRB, ये करके 11th क्लास में इसमें पूछता है। इसमें ये CAP ऑफ 2019 या 20 में आया था, आई एम नॉट श्योर, पर मैंने ये एग्जाम दिया था, उसमें भी क्वेश्चन मेरा सही हुआ था। नेक्स्ट, अ लार्ज proportion ऑफ द रेस्ट ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स, ग्लेशियर्स और अंडरग्राउंड, एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, इसलिए पानी की कमी है इतनी। ये ठीक हो गया। आगे बोलता है हेंस डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ ब्लू प्लेनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये आपको मैंने बता ही दिया है। ओशियंस है नेक्स्ट। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अब आपको पता ही है कि ये जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं ऊपर, तो बाकी जो ब्लू है वो सब ओशियन है, तो सब इंटरकनेक्टेड है, ये कहीं ये लाइन नहीं है जो डिवाइड करती है इन सबको, पानी को कोई बांट नहीं सकता। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर्स आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करेंट्स। ओशियन वाटर हमेशा, ओशन में जो पानी है, समुद्र में जो पानी है, हमेशा वो चलता रहता है, मूव करता रहता है। जो तीन मूवमेंट अलग अलग की तीन मूवमेंट हैं, चीफ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ओशन वाटर के हैं, वेव, टाइड और ओशन करंट। अलग अलग तरीके से, अगर ऊपर जाएगा एक सीधा जाएगा और एक ओशन करंट से,
ये तीनों तरीके से 11th क्लास में बताते हैं बहुत अच्छे से। अभी आप बस इतना समझिए कि 3 मूवमेंट्स हैं। द 5 मेजर ओशंस आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। ऊपर आपने मैप में देख लिया है और ये इसी साइज में है। सबसे बड़ा पैसिफिक है, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन है, सदर्न है, सबसे छोटा आर्कटिक ओशन है। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। इट इज स्प्रेड ओवर वन थर्ड ऑफ द अर्थ। जैसे कि एशिया वन थर्ड में है, ऐसे ही पैसिफिक ओशन वन थर्ड अर्थ में है। मरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। ये ऊपर भी पढ़ा था हमने। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। ये सब पैसिफिक ओशन को कवर करते हैं। इसके बाद लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। द अटलांटिक ओशन इज द इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इट इज एस शेप्ड। ये आपके एग्जाम में आया था पहले सीडीएस में कि कौन सा ओशन एस शेप्ड है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिए। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नदर्न नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। द कोस्ट लाइन ऑफ अफ्रीका ओशन इज हाईली इंडेंटेड. This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है नीचे का, इस साइड का ऐसा है कि जहाँ से शिप ज़्यादा रुक सकते हैं, तो नेचुरल हार्बर है। ठीक है, और हल्का झुकाव इस साइड है जिससे कि यहाँ रुकती हैं शिप्स। और झुकाव, सारी नदियाँ इस साइड को जाती हैं तो झुकती हैं जहाँ को ज़्यादा झुकाव है, इसलिए यहाँ पर को नेचुरल पोर्ट्स बन जाते हैं। ऐसे ही अटलांटिक ओशन में भी है कि वहाँ की जो लाइन है इंडेंटेड है, जिससे कि ये बहुत अच्छी जगह बनाता है नेचुरल पोर्ट्स के रुकने के लिए। यानी कि बंदरगाह जो होते हैं जहाँ पर कोई ये बड़ी बड़ी पानी के जहाज जहाँ रुकते हैं, उसके लिए बढ़िया से कंडीशन बनाता है जहाँ रुक पाए। उसके अलावा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करें, आपको मैप जरूर देखना है इसके साथ साथ। तो मैप में देख लीजिए कि अटलांटिक ओशन यहाँ से पूरा जितना भी मेजर ट्रेड होता है यहीं होता है। यहाँ से पूरा सामान जा रहा है, यहाँ आ रहा है। तो बाकी कोई ऐसा ओशन नहीं जहाँ मेन जो बीचेस रहता है। अटलांटिक सबसे बीचेस्ट है। ये एग्जाम में आया पहले, तो लगभग इस चैप्टर में लगभग हर दूसरी लाइन से एग्जाम में आ ही रहा है। तो आपको हर एक लाइन को इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। इसके बाद वो इंडियन ओशन की बात करता है। ये एक एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका नाम इंडिया के नाम पे पड़ा है, इंडियन ओशन। ठीक है, द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। द सदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extend northwest to 60 degree साउथ लैटिट्यूड। इसके बाद द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। आर्कटिक सबसे ऊपर है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ये पढ़ लेना बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे है। आप एक मैप ले लीजिए जो छोटे से आते हैं 2-2 रुपए के, उसमें मार्क कर लीजिए ओशंस को, कॉन्टिनेंट्स को, उसके अलावा पोर्ट्स को, नेचुरल जो पासेस होते हैं, दर्रे नदियों बोलते हैं, माउंटेन्स को, रिवर्स को, और बायोस्फीयर रिजर्व्स को। ये सब आपको मार्क करते रहना है साथ साथ में। जो भी आपको पढ़ाते रहो चैप्टर, उसको मार्क करते रहिए। इट इज बाउंड बाय नदर्न कोस्ट एंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है। आगे एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस। तो हमने हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया है। उसके बाद पानी का पूरा कवर होता है। अब एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, हवा के बारे में। हवाएं, गैसेस। द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ में एक लेयर है गैस की, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनराइज। हमको ये लेयर दिखती नहीं है, लेकिन ये लेयर अब एक है जो हमको ओजोन उससे बचाती है, किरणों से बचाती है सूरज की, और उसके बाद हमको हवा प्रदान करती है जिससे कि ऑक्सीजन हम सांस ले पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। The atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers of composition, temperature and other properties. आपने देखा होगा कि हमेशा एक क्वेश्चन इसमें आता ही है। आपसे इसमें पूछता है कि कौन से लेयर में प्लेन उड़ता है, तो आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, सबसे नीचे कौन सा लेयर, आपसे एग्जाम में पूछता है कि सबसे प्लेन कौन सी लेयर में उड़ता है, उसका आंसर स्ट्रेटोस्फेयर है। उसके बाद आपसे पूछता है कि सबसे नीचे कौन सा लेयर है, उसका आंसर ट्रोपोस्फेयर है। तो इसको आप 5-6 बार बोलिए, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो। आप 5-10 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये किसके हिसाब से है डिवाइडेड? टेम्परेचर के हिसाब से है और क्वालिटीज़ के हिसाब से। वो क्वालिटीज़ क्या है अगर हम आगे बढ़ते हैं उसमें। ये बोलता है these layers starting from Earth's surface are called tropo, strato, meso, thermo, exo. The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen. जैसे मैं आपको बताया था कि 11th क्लास में आपको ये एक टॉपिक है जिसमें नोवाक, NH2, ये है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ऐसा कुछ है।
तो आपको सिर्फ पूछ रहा है अभी कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो ये अगर आप चार भी याद कर लेंगे ना तो आप एग्जाम के क्लियर कर लेंगे ये क्वेश्चन को। तो बेसिक अपना माइंड शॉर्ट फॉर्म्स को याद करने के लिए तैयार रखिए। आगे बोलता है कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन अदर कंप्राइज 1% ऑफ वॉल्यूम। तो 78% सिर्फ नाइट्रोजन ही है, 21 ऑक्सीजन है, तो सोचिए बाकी सिर्फ 1% है ना। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप ये सब जानते हैं कि नाइट्रोजन जमीन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है खाद वाद के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड though present in minute amount is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. प्लांट्स को कार्बन डाई CO2 चाहिए होता है और हमको O2 चाहिए होता है, तो हमारे बीच में ये रिलेशन है। तो CO2 भी ज़रूरी है, हमको O2 चाहिए। तो द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है हाइट के बाद बढ़ते रहती है, घटते रहती है। और इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो। सबसे नीचे डेंसिटी घनी रहती है, ऊपर जाते जाते घटती रहती है ना, कम होती रहती है। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस। अगर आप ट्रैकिंग में जाएंगे कभी तो आपको नीचे बढ़िया सांस वाँस आएगी, जब टॉप में पहुंचेंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम पड़ता है। इसीलिए लोग अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलते हैं, ताकि उनको कहीं दिक्कत हो तो सांस लेने में मरे मरे नहीं, जिंदा रहे, ऊपर शहीद ना हो जाए ऊपर ही। आगे, द टेम्परेचर also decreases as we go upwards. The atmosphere exerts pressure on the earth. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas experience low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. आपको ये पता ही है कि हाई से लो की तरफ हवा जाती है, ठंडी से गर्म की तरफ हवा बढ़ती है। उसके अलावा जो चलती हुई एयर है उसको हम विंड बोलते हैं, ये चीज़ नॉर्मल है। अगला है बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एरिया, आपको पहले बता रखा है। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू प्लेनेट एग्जिस्ट। जैसे आप ये देखिए, लिथोस्फीयर आपकी जमीन होगी, जमीन, प्लेट्यू, पेड़, ये माउंटेन, जहाँ पेड़ हैं, सब कुछ बिल्डिंग्स हैं, ये लिथोस्फीयर है। इसके बाद हाइड्रोस्फीयर हो गया आपका पानी, पानी, ओशियन, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, ग्लेशियर, सी वाटर, अंडरग्राउंड लेयर, अंडरग्राउंड वाटर, ये सब हाइड्रोस्फीयर में आता है। तीसरा बचता है एटमॉस्फेयर, सारी की सारी गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब के सब एटमॉस्फेयर में आता है। तो ये बहुत ईजी चीज़ है, ये हमने क्लियर पढ़ लिया होगा। इसके बाद आगे बोलता है कि द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर मे ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ये आपको बायोलॉजी में पढ़ना होगा, तो मैं आपको मोटा मोटा बस बता देता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट जो है। Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes. For example, there could be submergence of land, as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Islands were submerged under water. ये चीज़ें होते रहता है, आपको पढ़ना है। इसके अलावा emissions from industries, thermal power plants, and vehicular pollution pollute the air. Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads into increase in global temperature. This termed as global warming. ये क्या होता है आप पढ़ लीजिए। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of lithosphere, atmosphere and the atmosphere। तो हमको ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकालना है जिससे कि अ, हम लोग अच्छे से अपना जीवन आने वाली जनरेशन के लिए भी सस्टेनेबली यूज़ कर पाए, है ना। कि सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि हमको जी के चल देना है। तो हम लोग को अगर पानी का भी वेस्टेज नहीं करना है ना, कि और पोल्यूशन भी इतना नहीं करना है, कूड़ा भी नहीं फेंकना है, एकदम बैलेंस्ड अप्रोच रखना है जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो इसके आंसर आपको आते होंगे। ठीक है, व्हाट आर द फोर मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ अर्थ, ये हमने क्लियर कर रखा है। नेम द टू कॉन्टिनेंट दैट लाई एंटायरली इन सदर्न हेमिस्फीयर, आपको पता है कि एक कॉन्टिनेंट यहाँ पर को है और एक कॉन्टिनेंट यहाँ पर को है, पता है ये कौन कौन से हैं। नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो, एक्सो। वाई द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट, बताइए आपको कितना परसेंट पानी है इसमें। वाई द नदर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसा क्यों बोलते हैं। वाई इज द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा ये आप जो ऑप्शंस हैं ये करके जाइए, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में आपके। तो पहला है द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया इज, कौन सा है आपको पता होना चाहिए। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाई, ये एग्जाम में आया था। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ बाई परसेंट इज, द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इसके अलावा ये भी है जैसे कि मैरियाना ट्रेंच इसका आंसर है। इसमें कौन सा ऐसा ओशन है जिसके नाम पे, कंट्री के नाम पे ओशन का नाम पड़ा है। द डैश इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर सपोर्ट्स लाइफ बायोस्फीयर। द अर्थ, द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर नोन एज यूरेशिया। हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट 8848।
मीटर्स। तो अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो आपके 3-4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए ज्योग्राफी के, बेसिक यहीं से पूछता है। और आप जो पूरी सीरीज को देखिए, क्वेश्चंस रिपीट करिए, एक मैप बनाइए, मैप से के साथ पढ़ते हुए जाइए, और आई होप आपका बेसिक क्लियर हुआ होगा आज की क्लास में। विल सी यू द नेक्स्ट वन। ऑल द बेस्ट।